हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इंट्रोडक्शन। यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये एक फेडरल रिपब्लिक है जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। पॉपुलेशन और एरिया में दोनों में ही ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें देखा जाए तो 50 स्टेट है और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है वॉशिंगटन डीसी। और 5 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज़ है जैसे प्यूरेटो रिको और कुछ छोटी छोटी और टेरिटरीज़ भी इसमें शामिल है। और यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ प्रेसिडेंट, कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, जो भी ऑफिशियल ऑफिस हैं वो सब वॉशिंगटन डीसी में है। लेकिन जो लार्जेस्ट और इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट यूएन के हेडक्वार्टर और बिजनेस का हब है। मतलब पॉलिटिकल पावर में वॉशिंगटन डीसी और इकोनॉमिक पावर में न्यूयॉर्क सिटी। यूएसए जो है वो 3 मेजर चीज़ों पर बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी कि जनता वोट से गवर्नमेंट को चुनती है। सेकंड है इंडिविजुअल लिबर्टी, हर सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एक्सेट्रा इन सब चीज़ों के राइट मिलते हैं। और थर्ड है फेडरल सिस्टम, जहाँ पर पावर सेंट्रल और स्टेट दोनों में डिवाइडेड होती है। दोनों के अपने कानून होते हैं अलग अलग। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1787 में बना अडॉप्ट हुआ था और ये दुनिया का ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक कंटिन्यू चलता आ रहा है। इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं ओरिजिनली, बाकी इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं और इसीलिए इसे मोस्ट इफ़ेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें 230 साल से ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहे हैं। यूएस की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के हिसाब से, और ये टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, डिफेंस एंड इनोवेशन में काफ़ी डोमिनेंट है। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन वैली जो है टेक के लिए फेमस है, वॉल स्ट्रीट फाइनेंस के लिए, पेंटागन जो है वो डिफेंस, और एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनीज़ हैं वो भी यूएसए की ही हैं। और यूएसए जो है यूनाइटेड नेशन, नाटो, G7 जैसी जो बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेजर मेंबर है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी में यूएस का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। मतलब दुनिया का कोई भी बड़ा डिसीजन जो है वो यूएसए के बिना नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए इसे सुपर पावर भी कहा जाता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स में बनती है। पहला है एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट और कैबिनेट होता है। काम जो है वो इनका काम जो है वो लॉ इम्प्लीमेंट करना होता है। सेकंड इज़ लेजिस्लेचर, कांग्रेस, यानी कि हाउस और सेनेट के साथ काम किया जाता है और इसमें इनका काम जो है वो लॉ बनाने का होता है। थर्ड इज़ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट प्लस कोर्ट्स जो हैं वो उनका काम करती है, जिनका काम होता है लॉ को इंटरप्रिटेट करना। इन तीनों के बीच में बैलेंस ऑफ पावर रखा जाता है। इस सिस्टम को सेपरेशन ऑफ पावर प्लस चेक एंड बैलेंस कहा जाता है, ताकि कोई एक ऑर्गन जो है जैसे प्रेसिडेंट या कांग्रेस कोई भी ज़्यादा पावरफुल ना बन पाए और डिक्टेटरशिप कंट्री में ना आ सके। बिल ऑफ राइट्स सिविल लिबर्टीज़ की गारंटी प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू सिटीजन्स को सिविल लिबर्टीज़ दी गई हैं। इस पूरे सेट को बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। इसमें जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस, ये सारे जो हैं वो इंक्लूडेड है। मतलब गवर्नमेंट तुम्हें बिना किसी रीज़न के अरेस्ट नहीं कर सकती और तुम जो चाहे वो बोल सकते हो और कोई भी धर्म या कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेन फीचर्स है, जैसे कि फर्स्ट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1787 में बना और 1789 से लागू हुआ था। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ओरिजिनली 7 आर्टिकल्स थे। 7 आर्टिकल्स मतलब मेन बॉडी कहा जाता था उसे, और प्लस 27 अमेंडमेंट्स जब किए गए थे।
इतना छोटे होने के बाद भी 230 साल से ये कंटिन्यू प्रोसेस में चला आ रहा है, इसलिए इस यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को मोस्ट इफ़ेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। सेकंड इज़ फेडरल सिस्टम। यूएस में फेडरल सिस्टम है, मतलब पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। फेडरल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर्स होती है, जैसे डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स। बाकी सारी पावर्स जो है वो स्टेट के पास रिजर्व होती है, जैसे कि पुलिस, एजुकेशन और हेल्थ। इसलिए हर स्टेट के अपने अलग कानून हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए कैलिफोर्निया में वीड लीगल है, यानी कि जो ड्रग्स है, एक तरीके से वीड ड्रग्स में आता है, वो लीगल है। और टेक्सास में यही वीड इलीगल है। तो ये स्टेट वाइज जो है वो अलग अलग लॉ बनाए जा सकते हैं। थर्ड इज़ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का पावर जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब अगर कांग्रेस यानी कि हाउस या प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को कैंसिल कर सकती है। कोर्ट का काम है इंश्योर करना कि सारे जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाए जाएं। इस पावर की वजह से जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है वो दुनिया में सबसे पावरफुल कोर्ट मानी जाती है। डिवीजन ऑफ पावर। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। आइडिया जो है वो ये था कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। जैसे फर्स्ट है लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट या कांग्रेस कंसिस्टिंग ऑफ सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें कांग्रेस जो है वो कानून बनाती है। इसके 2 हाउसेज है, सेनेट जिसमें हर स्टेट से 2 मेंबर, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जिसमें पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबर लिए जाते हैं। सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट ये कानून को प्रेसिडेंट होता है एग्जीक्यूटिव में, ये जो है वो कानून को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करता है। प्रेसिडेंट पूरी गवर्नमेंट का एक हेड होता है, और कमांडर इन चीफ भी प्रेसिडेंट ही होता है। थर्ड इज जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, ये कानून को इंटरप्रेटेट करती है। अगर इन दोनों में से कांग्रेस या प्रेसिडेंट में से भी कोई गलत लॉ को इम्प्लीमेंट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। फिफ्थ इज़ गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 10 अमेंडमेंट्स को बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। ये 1791 में ऐड किए गए थे। इनका काम है कि सिटीजन्स के बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करना, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी। इसके अलावा राइट टू बेयर आर्म्स और राइट टू फेयर ट्रायल भी इसी में इंक्लूडेड किए जाते हैं। सिक्स्थ इज रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत ही टफ है, इसलिए इसको रिजिड भी बोला जाता है। इसका जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का, वो उसको प्रपोज करने के लिए कांग्रेस को दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, या 2/3 स्टेट की डिमांड, फिर 3/4 स्टेट को उसे पास करना होता है, जिस तब जाके कहीं जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सेवेंथ इज़ डेमोक्रेटिक फॉर्म। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक आइडियाज़ पर बेस्ड है, मतलब सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन सब पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, और गवर्नमेंट पीपल के जो लोग हैं उनके प्रति अकाउंटेबल होती है। अगर काम नहीं करता कोई तो उसे अगली बार जनता वोट नहीं देती। वी द पीपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल से जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है, जिसमें पावर को दिखाया गया है कि पावर जो है वो जनता के हाथ में, ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी इनके पास नहीं है। मेन पावर जो लाई करती है वो वहाँ के लोगों में लाई करती है, जो उन्हें उस पोजीशन पर पहुँचाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, और मतलब जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसे तो रिजिड है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं जिससे कि वो अपडेटेड और आज के टाइम में रेलेवेंट है, ना कि ओवरडेटेड है। नाइन्थ इज़ इक्वल सिटीजनशिप। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी नागरिक को इक्वलिटी और इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है, किसी भी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। टेंथ इज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं, जो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं जनता द्वारा, और प्रेसिडेंट जो है वो आंसरेबल नहीं होते कांग्रेस के प्रति, और उनकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कांग्रेस के प्रति जवाबदेही नहीं होती। 11th इज सेकुलरिज्म। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट और रिलीजन को सेपरेट करता है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि गवर्नमेंट को किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कोई भी महत्व नहीं देना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है स्टेट में। 12th इज बाइकैमेरियल फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर का फॉर्म है अमेरिका में वो द्विसदनीय है, यानी कि बाइकैमेरल है, जिसमें फर्स्ट है सेनेट, जहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टेट के बेसिस पर होता है, और सेकंड है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन का जो बेस है वो है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट के आधार पर। पार्टी सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट में पार्टी सिस्टम जो है वो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अराउंड सेंटर्ड है। फर्स्ट है डेमोक्रेटिक पार्टी और सेकंड रिपब्लिकन पार्टी। इनको इसलिए बाई पार्टीशन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इस कंट्री में सिर्फ दो ही पार्टी एग्जिस्ट करती हैं मेजर लेवल पर। और ये सिस्टम जो है अमेरिकन पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी और क्लियर कंपटीशन को प्रोवाइड कराता है। दोनों पार्टीज़ की जो आइडियोलॉजीज़ हैं, पॉलिसीज़ है, सोशो इकोनॉमिक आउटलुक है, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जनरली फेवर करती है प्रोग्रेसिव पॉलिसी, सोशल वेलफेयर और गवर्नमेंट के एक्टिव रोल को, यानी सरकार हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवाइन करे। और वहीं रिपब्लिकन पार्टी जो है वो एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट रोल को और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर। दोनों पार्टीज जो हैं वो 19th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी, और तब से अमेरिकन पॉलिटिक्स में प्रोमिनेंट प्लेस मेंटेन किए हुए हैं दोनों पार्टीज़। और इनके बीच इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो प्रेसिडेंट से लेकर लोकल एमएलए तक हर जगह इन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में लड़ा जाता है। और अमेरिकन पार्टी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि हर पार्टी की नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है। इस सिस्टम से लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स और पॉलिसीज़ को एडजस्ट करने में काफ़ी मदद मिलती है। प्राइमरी इलेक्शंस जो है वो पार्टीज़ के फंक्शनिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनमें पार्टी मेंबर्स और रजिस्टर्ड वोटर जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। इंडिया जैसे नहीं कि हाई कमांड टिकट दे दी जाए, और जहाँ पर जनता खुद वोट करके डिसाइड करती है कि पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। इंडिया में जो है वो पार्टी के द्वारा टिकट दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जनता जो है कैंडिडेट को चुनती है कि इस कैंडिडेट को इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ाया जाए। मेन फीचर ऑफ अमेरिकन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, इसमें यूएसए में सिर्फ दो पार्टीज़ का ही राज है, जहाँ पर जिसमें फर्स्ट है डेमोक्रेटिक और सेकंड है रिपब्लिक। इंडिया की तरह कोई 10-12 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, पर इन दोनों पार्टीज़ का जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है। एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजीज़ और सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो है, इसलिए थर्ड पार्टी की इस कंट्री में ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकंड इज़ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। दोनों पार्टीज़ की सोच जो है वो बिल्कुल अलग है। डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे बताता है वो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ पर फोकस करती है, वहीं रिपब्लिक पार्टी जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम और फ्री मार्केट इकोनॉमी पर फोकस करती है। इनका फ़र्क सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इश्यूज़ पर भी साफ दिखाई देता है, जैसे कुछ गन जैसे कि कल्चरल इशू और इमिग्रेशन जैसे लॉज पर। थर्ड इज़ रोल ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम यूज़ होता है। यहाँ पर हर स्टेट को इलेक्टोरल वोट्स मिलती हैं। विनर जो है वो सारे विनर टेक्स ऑल, यानी कि जो भी जीतता है
उसी को पूरे स्टेट के वोट्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे कि इंडिया में होता है कि 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं तो एक को वोट जितनी मिली है वो नंबर तो उसके पास है ही। यहाँ पर जो दूसरा कैंडिडेट है और जो भी दूसरा कैंडिडेट है उसके भी वोट्स उसी विनर कैंडिडेट्स को मिल जाते हैं अगर वो उससे ज़्यादा वोट हैं। इंडिया में इस तरीके से नहीं होता। इसी वजह से इलेक्शन सिस्टम जो है बाय पार्टी सिस्टम को प्रमोट करता है, क्योंकि छोटी पार्टीज़ के लिए प्रेसिडेंट बनना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वोट्स डिवाइड हो जाते हैं और कोई भी मतलब जो लोग छोटी पार्टी का कैंडिडेट है वो कोई भी सीट नहीं जीत पाता। फोर्थ इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्सिटी। भले ही सिर्फ 2 पार्टीज़ ही क्यों ना हो, पर ये अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप्स, ज्योग्राफिक रीजन्स और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करती हैं। एग्जांपल के लिए डेमोक्रेटिक्स में अर्बन वोटर्स, माइनॉरिटीज़, यंग लोग ज़्यादा हैं और रिपब्लिकन पार्टी में रूरल वोटर्स, बिजनेस क्लास, रिलीजियस लोग ज़्यादा हैं। तो 2 पार्टीज़ की बाउंड्री में अलग अलग आइडियोलॉजी जो है वो एडजस्ट हो जाती है, इसीलिए इनको बिग टेंट पार्टीज़ भी बोला जाता है। लिमिटेड रोल ऑफ अदर पार्टीज़। जो स्मॉल पार्टीज़ होती हैं मतलब ग्रीन पार्टी, लिबरेटेरियन पार्टी जैसी जो छोटी पार्टी हैं और थर्ड पार्टीज़ को पॉलिटिकल सीन पर लिमिटेड इन्फ्लुएंस ही मिलता है। ये प्रेसिडेंट, सेनेट भी नहीं जीत पाती। इन पार्टीज़ ने इम्पोर्टेंट इशू को उठाने में काफ़ी सक्सेस पाई है और मेजर पार्टीज़ पर प्रेशर डाला है। एग्जांपल के लिए इन्वायरमेंट के इशू पर ग्रीन पार्टी ने बहुत जो है वो बड़ा रोल प्ले किया था उसको रेज़ करने के लिए। और अब डेमोक्रेटिक्स, रिपब्लिक पार्टी जो है वो दोनों ही उसी पर डिस्कस करती हैं। सिक्स्थ सोशल एंड इकोनॉमिक पोलराइजेशन। अमेरिकन पार्टी सिस्टम सोशल और इकोनॉमिक इशू पर पोलराइजेशन प्रमोट करता है, मतलब 2 पार्टीज़ बिल्कुल अपोजिट एंड्स पर चली जाती हैं। ये जो है इससे पॉलिटिकल डिबेट्स जो हैं वो काफ़ी इंटेंस और एक्टिव हो जाती है, जैसे कि अबॉर्शन, गन कंट्रोल, टैक्सेस जैसे मुद्दों पर दोनों पार्टीज़ 180 डिग्री अलग स्टैंड करती है। इसीलिए डिबेट जो है वो काफ़ी एक तरीके से यूनिफाइड हो जाती है, यूनिफाइड नहीं सॉरी इंटेंस हो जाती है। सेवन्थ स्टेट राइट्स एंड लोकल डाइवर्सिटीज़। दोनों पार्टीज जो है वो नेशनल लेवल पर यूनिफाइड हैं, लेकिन स्टेट के जो स्पेशल नीड्स और इशू हैं उनको भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे टेक्सास के रिपब्लिकन गन राइट्स पर हार्ड स्टैंड लेना और कैलिफोर्निया के रिपब्लिकन पर थोड़ा मॉडरेट एक तरीके से राइट लेना। मतलब स्टेट जो है वो मतलब जो कंट्री है वो स्टेट वाइज फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, जिससे कि लोकल जनता की जो नीड्स हैं उसके हिसाब से उनकी जो भी लॉज हैं उनको बनाया जा सके। एट्थ इज़ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैंपेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स। अमेरिकन पार्टी सिस्टम में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस इलेक्शन कैंपेन्स और फंड राइजिंग पर ज़्यादा है। इंडिया जैसे परमानेंट केडर बेस्ड पार्टी स्ट्रक्चर पर नहीं। यूएस इलेक्टोरल सिस्टम। अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड है। यहाँ इलेक्शन फेडरल, स्टेट और लोकल लेवल पर जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। फेडरल मतलब नेशनल लेवल पर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट नहीं करती, पहले लोग इलेक्टर्स को वोट देते हैं। ये इलेक्टर्स जो है मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, फिर वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यानी इसमें हर स्टेट को इलेक्टोरल कॉलेज में अलग अलग नंबर्स ऑफ इलेक्टर्स मिलते हैं। ये नंबर उस स्टेट की पॉपुलेशन और कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर डिसाइड होता है। इस सिस्टम का जो पर्पस है वो ये है कि बड़े और छोटे दोनों स्टेट्स को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले और फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे।
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अमेरिका में कई इलेक्शन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। इसमें ज़्यादा इस सिस्टम में जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वही विनर बन जाता है। यानी कि 50% से ज़्यादा वोट लाना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 3 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट को 42, एक को 35 और एक को 23 मिली वोट्स मिली है, परसेंट वोट मिली है। तो इसमें जो कैंडिडेट ए है वो जीत जाएगा क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा वोट मिली है तीनों में से। इलेक्शन प्रोसेस जो है वो यूएस में मतलब कई स्टेजेस में होता है। फर्स्ट इज़ प्राइमरीज, यानी कि जो सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्राइमरीज को ऑर्गेनाइज करती है। इन इलेक्शंस के थ्रू पार्टी अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट को चूज़ करती है और प्राइमरीज को स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। सेकंड है कैकेसिस। कुछ स्टेट्स में प्राइमरीज की जगह कॉसिकसेस होते हैं। कॉस्कस एक मीटिंग होती है जिसमें पार्टी मेंबर जो है वो डिस्कस करते हैं और वोट देकर अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। इस सिस्टम को जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं। इन दोनों प्रोसेस के बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वही जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जनरल इलेक्शन के बाद इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के फाइनल इलेक्शन करता है। प्राइमरी और कॉकेसिस के बाद जनरल इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। ये इलेक्शन नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को कंडक्ट किए जाते हैं। इस इलेक्शन में अमेरिकन सिटीज़न प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। यूएस में वोटिंग करने के लिए सिटीज़न ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड नहीं होते। हर वोटर को खुद जाकर वोटर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी वोट नहीं दे सकता। ये प्रोसेस हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है क्योंकि अमेरिका में हर स्टेट के अपने इलेक्शन रूल्स होते हैं। इसी वजह से यूएस का इलेक्शन सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। कुछ स्टेट ने ऑटोमेटिक वोटर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, बल्कि कुछ स्टेट में मेल इन वोटिंग फैसिलिटी भी दी गई है। इसमें वोटर्स पोलिंग बूथ जाने की बजाय घर से बैलॉट पेपर के थ्रू भी वोट भेज सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में वोटर आईडी लॉज और रजिस्ट्रेशन रूल्स को लेकर अभी भी डिबेट्स चलती आ रही हैं। कुछ लोग इन रूल्स को इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे वोटिंग करना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका में वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पेपर बैलॉट दोनों चीज़ों का ही यूज़ होता है। हर स्टेट अपने रूल्स के अकॉर्डिंग वोटिंग सिस्टम चूज़ कर सकती है। फेडरल सिस्टम। अमेरिका में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब है पावर्स नेशनल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और 50 स्टेट जो हैं उनके बीच में डिवाइडेड होती है। दोनों गवर्नमेंट्स अपने अपने एरियाज़ में काम करती है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर का यूज़ करती है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, जो 1787 में अडॉप्ट किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि पूरे देश को एकजुट रखना और साथ ही हर स्टेट को अपनी इंडिपेंडेंस यानी कि ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराना। इसमें 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है, जो बताया था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये तीनों ब्रांचेस इंडिपेंडेंट होती है लेकिन एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस भी रखती है। इसका मतलब है कि कोई भी ब्रांच पावरफुल ना बने ज़्यादा। नेशनल गवर्नमेंट के पास कुछ इंपॉर्टेंट पावर होती है जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करने की। वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं वो एजुकेशन, लॉ इन्फोर्समेंट और लोकल गवर्नेंस की होती है। हर स्टेट जो है अपने सिटीजन्स के लिए अलग लॉज और पॉलिसीज़ बना सकता है क्योंकि जो 50 स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। हर स्टेट के अपना कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होता है, लेकिन कुछ पावर सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के पास ही होती है। जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर सकती है वॉर के बारे में, करेंसी इशू करने के बारे में, स्टेट के बीच ट्रेड्स को रेगुलेट करने के बारे में। सिर्फ और सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट ही जो है ऑर्डर दे सकती है। 10th अमेंडमेंट कहता है कि पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल गवर्नमेंट को नहीं दी गई है बल्कि वो स्टेट और लोगों के पास है।
अगर कभी स्टेट और फेडरल लॉ के बीच कन्फ्लिक्ट हो जाता है, स्टेट लॉ और फेडरल लॉ के बीच कन्फ्लिक्ट होता है, तो फेडरल लॉ को ही प्रायोरिटी दी जाती है। इसका मतलब है कि फेडरल लॉ जो है वो सबसे ऊपर होता है और स्टेट्स को उसको फॉलो करना पड़ता है। यूएस का सुप्रीम कोर्ट फेडरल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट हो या पावर को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन देती है। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करता है और इंश्योर करता है कि दोनों गवर्नमेंट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहकर काम करें। यूएस में कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म भी देखने को मिलता है। इस सिस्टम में फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट। दोनों गवर्नमेंट रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करती है, जिससे पब्लिक को बेटर सर्विसेज मिल सके। यूएस में कॉम्पिटिटिव फ्रीडम भी होती है, इसमें अलग अलग स्टेट जो है वो एक दूसरे से कंपटीशन करती है, जैसे कि कम टैक्स रेट प्रोवाइड कराना, अच्छी पॉलिसीज़ बनाना और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करना। इस कंपटीशन से स्टेट अपनी इकोनॉमी और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर स्टेट को इक्वल राइट्स और ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, चाहे किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा हो। सेनेट में हर स्टेट से 2 सेनेटर्स ही होते हैं, इससे सभी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होती है, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसका रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होता है। इस अरेंजमेंट से अमेरिका में फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बैलेंस जो है वो बना रहता है। फेडरल सिस्टम इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और हर स्टेट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से लॉज और पॉलिसी बनाने की फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड कराता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।